Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम सोसाइटी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कानून या फिर लॉ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कानून किसे कहते हैं। ये बहुत कॉमन बोलचाल में आने वाला वर्ड है। सबने सुना है कि लॉ है, कानून है, हमें कानून से बच के रहना चाहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि हम कानून की गिरफ्त में आए। तो हमेशा जो है एक कानून कानून वर्ड जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन अगर हम लेमैन की तरह पूछते हैं कि कानून का मीनिंग क्या है, तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में हम लॉ को कैसे डिफाइन करें या लॉ क्या होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कानून किसे कहते हैं। देखिए, लॉ जो है एक डेफिनेट रूल ऑफ बिहेवियर है। तो कैसे रूल है? ये डेफिनेट रूल होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित नियम होते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं, और इनके पीछे स्टेट की सॉवरेन पावर होती है। तो सॉवरेन पावर जिसके पास होती है, लोग उसी के बात मानते हैं। तो ये कानून जो है स्टेट बनाती है, इसलिए इन्हें मानना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इन कानूनों का, इन रूल्स को वॉयलेट करता है तो स्टेट जो है फिर उन्हें पनिश भी कर सकती है। तो इसका मतलब कानून में तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहला है कि ये डेफिनेट रूल ऑफ बिहेवियर होते हैं। दूसरा, इनके पीछे सॉवरेन पावर ऑफ स्टेट होती है। थर्ड है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें वॉयलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो रूल होते हैं जिन्हें हम कानून का नाम देते हैं, ये हर किसी पर बाइंडिंग होते हैं और हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें कार चलानी है तो हमें सीट बेल्ट का यूज करना है। अगर सीट बेल्ट का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं, तो हमें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर हम सीट बेल्ट लगा के नहीं जा रहे हैं तो फिर हमारा चालान कट जाता है। सेम वे, अब मिनिमम वेजेस है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कारखाने में काम करे किसी व्यक्ति को मिनिमम वेजेस से कम देता है, क्योंकि कानून है कि हर व्यक्ति को इतनी वेजेस तो देनी ही पड़ेगी, तो उस मिनिमम वेजेस से कम देता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसका मतलब कानून को मानना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि अब कानून के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस कहाँ कहाँ से आए हैं। मतलब लॉ को हमने जब बनाया तो हमने किन किन चीजों को कंसल्ट किया कि भाई इस चीज को देख के हम लॉ बना लेते हैं या इस चीज को देख के हम लॉ बना लेते हैं। तो कानून के जो है काफी सारे सोर्सेस हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला तो सोर्स है इसका कस्टम एंड ट्रेडिशन या फिर रीति रिवाज। ये सबसे पुराना सोर्स है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। देखिए, प्राचीन काल में जो था, इतने सोसाइटी सिविलाइज नहीं थी, कानून लिखे हुए नहीं थे, रिटन फॉर्म में नहीं थे। तो क्या होता था कि जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे थे, रीति रिवाज चले आ रहे थे, हम उन्हीं को मानने चलते चले जा रहे थे। तो उन रीति रिवाजों को हम मानते चले गए। बाद में जब कानून बने तो उन रीति रिवाजों को हमने कानून के अंदर ले लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले टाइम में क्या होता था कि बच्चा अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो अपने माँ बाप के सामने वो बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते थे। तो ये कानून, ये रीति रिवाज चलते रहे कि हम बड़े लोगों की इज्जत करते थे। इसीलिए अब कानून बना कि भाई पब्लिक प्लेस पे कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। पब्लिक प्लेस पे सारे एल्डर्स भी होते हैं, और फिर जो स्मोकिंग करता है वो तो अपने को हार्म पहुंचाता ही है, उसका जो धुआं निकलता है उससे और लोगों को भी नुकसान होता है। तो वो कस्टम ही चला, तो उसी के बेसिस पे कानून बन गया कि पब्लिक प्लेस पे जो है कोई भी जो है स्मोकिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिलीजियस, धार्मिक।
देखिए हमारे बहुत से धार्मिक कर्मकांड ऐसे होते हैं कि जो हमारे ब्लड में इतने रच बस गए हैं कि हम उन्हें मानते ही मानते हैं, तो उनके बेसिस पे भी बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप हिंदू विवाह में लीजिए, तो अगर किसी ने 7 फेरे ले लिए हैं तो हिंदू विवाह जो है पूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए लॉ भी तभी विवाह को मान्यता देता है जब सप्तपदी वाली रस्म जो है या 7 फेरों की रस्म जो है पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे लॉ ने किसका सोर्स लिया? रिलीजियस का। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन में क्या होता है? देखिए कोर्ट की बहुत सारी हायरार्की होती है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर आपके हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट कहलाता है, सबसे ऊंचा कोर्ट कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे देता है वो जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट को जो है मानने ही पड़ते हैं। तो ये जो न्यायिक निर्णय होते हैं, जो कोर्ट डिसीजन देते हैं, वो भी कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि फेयरनेस ऑफ जस्टिस, कि आप जस्टिस देते हुए एक फेयरनेस की फीलिंग को रखते हैं। देखिए कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम इंसान की जा सकती है और हजारों टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो जो जजेस होते हैं वो उस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करते हैं और अपने हिसाब से उस पे लॉ को अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं जिनके लिए कोई भी कानून बना हुआ नहीं होता है। तो ऐसे केस में फिर वो फेयर और नेचुरल जस्टिस से जो है डिसीजन देते हैं। जैसे कि वो जो है दोनों पार्टी की प्रॉपर हियरिंग करते हैं, प्रॉपर एविडेंस को देखते हैं, उनके कस्टम को देखते हैं और सरकमस्टांसेस क्या कहते हैं उन सब चीजों को देखते हुए एक नेचुरल और फेयर जस्टिस देते हैं। तो वो भी जो फेयर जस्टिस दे रहे हैं उसमें जो वो प्रोसीजर लगा है वो भी कानून के स्रोत की तरह काम करता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक कमेंट्रीज बाय ज्यूरिस्ट। ये क्या होता है साइंटिफिक कमेंट्री? जब जजेस जो है डिसीजन देते हैं तो वो बहुत सी टिप्पणियां भी देते हैं, मतलब कमेंट्री भी करते हैं। वो प्रेजेंट पे भी करते हैं और फ्यूचर के लिए भी करते हैं। तो ये जो कमेंट्रीज होती हैं ये भी कानून बनाने में जो है जो लेजिस्लेचर होते हैं उनकी बहुत हेल्प करती है। लास्ट है आपका लेजिस्लेचर या फिर विधानसभा। देखिए जो लेजिस्लेचर होती है, जो संसद होती है, उसका काम होता है कानून को बनाना। तो वो कानून को बनाती हैं तो वो सब जो है कानून बन जाते हैं। देखिए हमारे देश में कितने हजारों तरह के कानून बने हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट, सती प्रथा एबोलिशन एक्ट। तो ये सारे क्या हैं? ये बहुत सारे विधानसभा ने लॉ बनाए हैं, तो ये भी सब लॉ के सोर्स कहलाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लॉ के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कस्टम, रिलीजियस, जुडिशियल डिसीजन, इक्विटी, साइंटिफिक कमेंट्रीज एंड लेजिस्लेचर। ये सारे आपके लॉ के सोर्सेस हैं। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लॉ एंड मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है, कानून और नैतिकता के बीच में अंतर। तो देखिए लॉ तो आपको पता ही है कि ये रिटन रूल्स होते हैं, डेफिनेट रूल्स होते हैं जो कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं। इनके पीछे सॉवरेन पावर होती है और कोई भी अगर इन लॉ को, इन रूल्स को वायलेट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। इन डेफिनेट रूल्स को ही हम लॉ कहते हैं। अब मॉरलिटी क्या होती है? मॉरलिटी का हिंदी मीनिंग है नैतिकता। तो मॉरलिटी एक तरीके से क्या है? हमारी अंतरात्मा की आवाज। तो कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आपको अगर कुछ समझना है कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो आप अपनी मन की आवाज या अंतरात्मा की आवाज को सुनना, वो आपको बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाती है। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज होती है एक तरीके से यही आपकी मॉरलिटी है। तो मॉरलिटी में आप देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सच बोलना है, हमें किसी को नहीं सताना है, हमें गरीबों की सहायता करनी है, हमें सर्वे भवंतु निरामया पे चलना है, हमें भाईचारे को बनाना है। तो ये सब क्या है? मॉरलिटी होता है। तो मॉरलिटी और लॉ में अंतर होता है।
तो वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि मॉरलिटी वाइडर होती है लॉ से, मतलब इसका जो एरिया होता है मॉरलिटी का बहुत बड़ा होता है। देखिए लॉ में तो जो है जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं हम उनके ऊपर कानून बनाते हैं, लेकिन जितनी जनसंख्या होगी इंसान की उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक चीज के पीछे ही लॉ बनाओ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसपे कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो मॉरलिटी है वो हर प्रॉब्लम के आगे आपके काम करती है। तो मॉरलिटी का स्कोप बहुत वाइडर है। अगर हमारे पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कानून में जिसका कोई निदान नहीं है, तो हम अपनी मॉरलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई जो सबकी सहायता करे, जिसमें सबका सुख हो, हमें वही डिसीजन लेना है, तो वो मॉरलिटी है। तो मॉरलिटी लॉ से वाइडर होती है। नेक्स्ट है, मॉरलिटी के पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं होती। इसका मतलब है कि लॉ को मानना जरूरी होता है, अगर कोई लॉ को नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर किसी ने जो है किसी का मर्डर कर दिया, किसी की चीज चुरा ली, तो इसका मतलब है उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और कोई नदी किनारे बैठा है, वो उसको डूबते हुए नहीं बचाता है क्योंकि उसकी ये मॉरल वैल्यू थी, तो इसके पीछे जो है कोई भी कानून उसे सजा नहीं दे सकता। अगर कोई झूठ बोल देता है तो झूठ की कोई भी सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉरलिटी के पीछे कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, लॉ ज्यादा क्लियर है, ज्यादा डेफिनेट है मॉरलिटी के कंपैरिजन में। देखिए लॉ इसलिए क्लियर और डेफिनेट है क्योंकि लॉ जो है रिटिन है, कॉडिफाइड है। सब चीजें जो है रिटिन तरीके से बताई गई है कि इस प्रॉब्लम में ऐसे होगा, इस प्रॉब्लम का ये रूल है। तो लॉ ज्यादा क्लियर है। अब मॉरलिटी वक्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलती रहती है। आप इंडिया में देखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग लहसुन भी नहीं खाते हैं, बहुत से लोग मीट भी नहीं खाते हैं। अब फॉरेन कंट्री में क्या है, वहां पे तो मीट ही खाते हैं, तो वहां पे उनकी मॉरलिटी ये नहीं कहती कि आप मीट नहीं खाओ। तो इसलिए मॉरलिटी हर जगह के हिसाब से जो है चेंज होती रहती है। अब मॉरल प्रिंसिपल जो है यूनिफॉर्म नहीं होते और यूनिवर्सल भी नहीं होते। देखिए सारे मॉरल प्रिंसिपल जो होते हैं एक जैसे नहीं होते, सबके जो है अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए हम जो है यहाँ पे थर्सडे को जो है ज्यादातर लोग इंडिया में बाल नहीं काटते हैं। अब फॉरेन कंट्री में तो सारे लोग कटवाते हैं, वो तो इन चीजों को मानते ही नहीं है। यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप जो है वो शुभ कार्य नहीं करते, या घर से बाहर निकलते कोई छींक दे तो आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन फॉरेन कंट्री में इन चीजों को कोई भी नहीं मानता है। तो इसका ये जो मॉरल प्रिंसिपल है हर जगह एक जैसे नहीं होते। लास्ट है आपका, कुछ चीजें या कुछ काम ऐसे होते हैं जो लॉ के तो अंगेंस्ट होते हैं लेकिन मॉरलिटी के अंगेंस्ट नहीं होते, या ऐसे भी हो सकते हैं जो मॉरलिटी के अंगेंस्ट होते हैं लेकिन लॉ के अंगेंस्ट नहीं होते। जैसे आप देखिए फॉरेन में तो लोग बाग जो है अपने माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़ देते हैं। तो जबकि माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है तो हमारी मॉरल वैल्यू है कि हम उनके बुढ़ापे में साथ दें। तो अगर हमने ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है तो ये मॉरलिटी के तो अंगेंस्ट है लेकिन ये लॉ के अंगेंस्ट नहीं है। उसी तरह से अगर हम टीचर को सम्मान नहीं देते तो ये मॉरलिटी के तो अगेंस्ट है लेकिन कोई कानून हमें इसके लिए सजा नहीं देगा। इसी तरह से अगर आज हम बच्चों को पिटाई करते हैं, फॉरेन कंट्री में तो देखा होगा हम बच्चों को मार ही नहीं सकते, अगर बच्चों को मार देते हैं उनकी गलती पे भी तो वो लॉ के अंगेंस्ट होता है क्योंकि वो कहते हैं बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो मॉरलिटी के अंगेंस्ट नहीं है। क्योंकि कभी कभी बच्चा गलती करता है तो उसको पनिशमेंट के लिए हमें पिटाई भी करनी पड़ जाती है थोड़ी बहुत, जिससे कि बच्चा जो है सुधर जाए। लेकिन ये हमारी मॉरलिटी के तो अंगेंस्ट है लेकिन लॉ के अंगेंस्ट हो जाती है ये वाली चीजें, क्योंकि एक लॉ है कि बच्चों को जो है आपको नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मॉरलिटी के अंगेंस्ट होते हैं लेकिन लॉ के नहीं, या फिर लॉ के अंगेंस्ट नहीं होते तो मॉरलिटी के अंगेंस्ट होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि कानून किसे कहते हैं, कानून के डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, और कानून और नैतिकता के बीच में क्या अंतर होता है।
तो आपको आज का लेक्चर बहुत इजी और बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।